Hi students, in this video we will discuss about the acids and bases. Okay, and this is very important chapter from the chemistry, the second chapter acid, bases and salts. Okay, so let's discuss about the acids and bases only in this topic. So acid and bases are nothing, actually they tell us about the nature of the substance. ठीक है, कि जैसे हमने पहले बहुत अर्लियर स्टेजेस पे अगर हम देखें, बहुत अर्लियर टाइम की अगर मैं बात करती हूँ, तो हम किसी भी एक सब्सटेंस को एसिडिक या बेसिक बताते थे ऑन द बेसिस ऑफ द टेस्ट, कि वो अगर हमें खाने में खट्टा लगा तो हमने उसको एसिड बोल दिया, लाइक लेमन हो गया, आंवला हो गया, ऑरेंज हो गए, लाइक दिस. एंड दो सब्सटेंसेस विच आर टेस्ट बिटर, ठीक है, यानी कि कड़वे लगे, तो हमने उनको क्या बोला, दैट इज़ बेटा बेसिस. बट इट इज़ नॉट एवरी टाइम पॉसिबल कि आप किसी एक केमिकल को लें, टेस्ट करें, या हर कोई चीज़ एडिबल फॉर्म में हो, ऐसा कुछ नहीं है. तो इसीलिए हमें धीरे धीरे हमें लगा कि हमें कुछ और डेफिनेशंस भी चाहिए, जो या मेथड्स चाहिए या कंसेप्ट चाहिए जो इन एसिड और बेसिस को डिफाइन कर सकें. तो आज की डेट में अगर हम देखें तो हमारे पास बेसिकली तीन कंसेप्ट कहिए या तीन थ्योरीज हमारे पास कहिए विच कैन डिफाइन द एसिड्स एंड बेसिस. ठीक है, जिसमें फर्स्ट कंसेप्ट हमारा आ जाता है बेटा आर्हीनियस कंसेप्ट, सेकंड कंसेप्ट जो है दैट इज ब्रॉन्स्टन एंड लॉरी कंसेप्ट, एंड द थर्ड कंसेप्ट इज द लुइस कंसेप्ट. Here in this topic, we will discuss only Arrhenius and Bronsted and Lowry concept. Lewis concept actually 11th क्लास में चलता है, तो हम यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे. ओके, सो लेट्स टॉक अबाउट द Arrhenius concept. बेटा अरीनियस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग कि आप कोई भी एक सब्सटेंस लेते हो और उस सब्सटेंस को जब आप किस में डिज़ोल्व करते हो, वाटर में डिज़ोल्व करते हो, तो ऑन डिसोल्यूशन इन वाटर अगर वो हमें क्या देता है बेटा, एच आयंस देता है, तो उस सब्सटेंस को हम क्या बोलते हैं, एसिड. फॉर एग्जांपल मैं यहाँ HCl ले रही हूँ, ठीक है, और HCl एक्चुअली वो हमें गैशियस फॉर्म में मिलते हैं, लेकिन आप जब HCl को वाटर में डिसॉल्व करो, हियर व्हाट हैपन्स, द बॉन्ड बिटवीन दिस हाइड्रोजन एंड क्लोरीन दैट ब्रेक्स, as a result it forms the H ions and chloride ions. क्योंकि on dissolving in water ये हमें H ion provide कर रहा है, that is why this can be termed as an acid. And what is the name of this acid? This is hydrochloric एसिड. इन द सेम वे आप और क्या ले सकते हो, लाइक सल्फ्यूरिक एसिड. ठीक है, और जैसे ही आप सल्फ्यूरिक एसिड को वाटर में डिसॉल्व करोगे, ठीक है, यहाँ जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में अगेन जो बॉन्ड है वो ब्रेक होगा, एंड इट विल गिव 2 H ions and the sulfate ion. So again it is giving the H ions, that's why it can be termed as an acid. Fine. एंड अकॉर्डिंग टू अरहीनियस कंसेप्ट, अगर आप किसी एक सब्सटेंस को वाटर में डिज़ोल्व कर रहे हो, लाइक NaOH को आप किस में डिज़ोल्व कर रहे हो, वाटर में डिज़ोल्व कर रहे हो, और वो ऑन डिसोल्यूशन हमें हाइड्रोक्साइड आयंस प्रोवाइड करता है, तो दैट सब्सटेंस कैन बी टर्म्ड एज अ बेस. फॉर एग्जांपल जैसे मैंने अभी किसका एग्जांपल लिया, सोडियम हाइड्रोक्साइड. अब जब भी आप सोडियम हाइड्रोक्साइड को वाटर में डिसॉल्व करोगे, तो द बॉन्ड बिटवीन द सोडियम आयन एंड द हाइड्रोक्साइड आयन दैट विल ब्रेक, मीन्स ये डिसोसिएट हो गया, या ये आप कहें कि आयोनाइज हो गया. एज ए रिजल्ट ये हमें सोडियम आयन और हाइड्रोक्साइड आयन प्रोवाइड करेगा, बिकॉज दिस सब्सटेंस इज प्रोवाइडिंग द हाइड्रोक्साइड आयन, सो दिस सब्सटेंस कैन बी टर्म्ड एज बेस. ओके, इन द सेम वे मैं यहाँ ले रही हूँ बेटा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड. ठीक है, एंड दिस कैन ऑल्सो गिव द पोटेशियम आयंस एंड हाइड्रोक्साइड आयंस. क्योंकि हाइड्रोक्साइड आयंस दे रहा है, तो दिस सब्सटेंस कैन बी टर्म्ड एज बेस. फाइन. तो अरहीनियस क्या कहता है कि आप कोई सब्सटेंस लीजिए, वाटर में डिसॉल्व कीजिए, आफ्टर डिसोल्यूशन अगर वो H आयन दे रहा है एसिड है, जबकि वो OH आयन दे रहा है तो वो बेस है. फाइन. नाउ नेक्स्ट इज अ ब्रॉन्स्टेड एंड लॉरी कंसेप्ट. ब्रॉन्स्टेड एंड लॉरी कंसेप्ट एक्चुअली डिसोल्यूशन की बात नहीं करता. वो कहता है कि कोई एक सब्सटेंस अगर वो उसके पास H आयन देने की कैपेबिलिटी है, तो उसको आप ब्रॉन्स्टेड एसिड या लॉरी एसिड बोल सकते हो. मेनली ब्रॉन्स्टेड वर्ड ही यूज़ करते हैं. ठीक है, और
कोई एक सब्सटेंस जो एचाइन एक्सेप्ट करने की कैपेबिलिटी रखता है, दैट कैन बी टर्म्ड एज बेस. फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे ले लेती हूँ बेटा, दैट इज NH3, दैट इज अमोनिया. ठीक है, इसको हम अमोनिया बोलते हैं, ये भी हमें गैस फॉर्म में मिलता है. और सेकेंड में यहाँ पे एसिड ले रही हूँ बेटा, दैट इज एसिड, दैट इज ये भी हमें गैस फॉर्म में मिलता है. अब इन दोनों गैसेस को जब आप कंबाइन करते हो तो यहाँ बेटे अमोनियम आयन बनेगा प्लस हमें क्लोराइड आयन मिलेगा. ठीक है, दिस इज टर्म्ड एज अमोनियम आयन एंड दिस इज कॉल्ड क्लोराइड आयन. ठीक है, और आप यहाँ नोट कीजिएगा कि जब हमारे पास ये अमोनिया से, ठीक है, इट इज फॉर्मिंग द अमोनियम आयन, तो एक्चुअली इट इज अंडरगो द एक्सेप्टेंस ऑफ एच आयन. ठीक है, क्योंकि ये एच आयन एक्सेप्ट कर रहा है, सो दिस सब्सटेंस अकॉर्डिंग टू ब्रोंस्टेड कंसेप्ट दिस कैन बी टर्म्ड एज अ बेस. फाइन. जबकि अगर मैं यहाँ पर क्या ले रही हूँ बेटा, HCl ले रही हूँ, तो HCl ऑन रिएक्टिंग क्या बना रहा है, दैट इज क्लोराइड आयन. ठीक है, इट मीन्स इन दिस केस ये एच आयन क्या कर रहा है, डोनेट कर रहा है, बिकॉज ये क्लोराइड आयन तो तभी बनेगा जब वो एच आयन देगा. तो एच आयन डोनेट करके ये मूव कर रहा है, रिएक्ट कर रहा है, तो इट मीन्स कि ये जो हमारा सब्सटेंस है दिस विल बिहेव एज एन एसिड. फाइन. तो दो थ्योरीज होगी बेटा, एक अर्हेनियस थ्योरी है एंड सेकेंड इज ब्रोंस्टेड थ्योरी. बट इन दिस चैप्टर जो आपका सिलेबस है उसमें अगर हम देखें तो वी मेनली फोकस ऑन ओनली द अर्हेनियस कंसेप्ट. फाइन. नाउ नेक्स्ट हमारे पास क्या आ जाता है बेटा, दैट इज द क्लासिफिकेशन ऑफ द एसिड्स. तो एसिड्स को आप दो तरह से क्लासीफाई कर सकते हो, इधर दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स. ठीक है, कि वो सोर्स आपका लिविंग है कि नॉन लिविंग है. और याद रखिएगा बेटा, एनी कंपाउंड विच इज ऑब्टेन फ्रॉम द लिविंग दैट इज ऑलवेज नोन एज ऑर्गेनिक. वाइल जो हमारी नॉन लिविंग सोर्स से हमें कुछ भी मिलता है, ठीक है, यानी कि आप उसको सिंथेसाइज कर रहे हैं लैब में या फैक्ट्रीज में, यानी मैन मेड है, या आप उस चीज़ को किसी एक मिनरल से ऑब्टेन कर रहे हैं, तो जनरली ये एक नॉन लिविंग सोर्सेज हैं हमारे. तो उन सब्सटेंसेस को हम क्या बोलते हैं बेटा, इनऑर्गेनिक. बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट द एसिड्स, तो जो लिविंग से एसिड मिलेंगे हमने उनको क्या बोला बेटा, ऑर्गेनिक एसिड्स. एंड दोज एसिड्स विच आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द नॉन लिविंग सोर्सेज आर कॉल्ड इनऑर्गेनिक एसिड्स. फाइन. तो ऑर्गेनिक एसिड्स की बात करें तो हमने अभी कहा कि लिविंग कंपोनेंट्स हमारे कौन से हैं, ईदर दे कैन बी प्लांट्स और एनिमल्स. तो बहुत सारे हमारे यहाँ ऑर्गेनिक एसिड्स हैं. मैं यहाँ कुछ एग्जाम्पल लूँगी, दैट इज़ फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पर बात करेंगे एसिटिक एसिड की. ठीक है, तो दिस इज़ द मेन कंपोनेंट ऑफ द विनेगर, और हमें मालूम है कि ये केन शुगर से बनता है. ओके, देन हम कर्ड की बात करते हैं, तो कर्ड में कौन सा एसिड प्रेजेंट होगा, दैट इज़ द लैक्टिक एसिड. बिकॉज मिल्क में शुगर, लैक्टोज शुगर प्रेजेंट होती है, जिससे ऑटोमेटिकली बैक्टीरिया उस लैक्टोज को लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट करते हैं. इन द सेम वे हम यहाँ बात करेंगे अबाउट कि हमारे लेमन है, ऑरेंज है, आंवला है, ठीक है, या इस तरह का कोई भी हमारा क्या है बेटे, सिट्रस फ्रूट है. ठीक है, तो इन सिट्रस फ्रूट्स देयर इज प्रेजेंट द सिट्रिक, स्पेलिंग गलत हो गई, एक सेकेंड. ठीक है, तो यहाँ पर क्या प्रेजेंट है बेटा इन सिट्रस फ्रूट्स में, दैट इज सिट्रिक एसिड. ठीक है, इसके अलावा अगर हम यहाँ बेटे एप्पल लेते हैं, तो एप्पल में कौन सा एसिड है, दैट इज़ अ मैलिक एसिड. ओके, गुआवा हम बहुत ज़्यादा रूटीन में यूज़ करते हैं, गुआवा या टोमेटोज इन डेली रूटीन. ओके, एंड दैट कंसिस्ट जनरली द सीड्स जो होते हैं इनके, दे कंसिस्ट द ऑक्सैलिक एसिड. ठीक है, तो दीज आर दी सम कॉमन एग्जाम्पल्स ऑफ द ऑर्गेनिक एसिड्स. ठीक है, और ये सभी अगर हम देखें
तो एसिटिक विनेगर है, कर्ड है, लेमन, ऑरेंज, आंवला, एप्पल, गुआवा, टोमेटो, these all are obtained from the plants, that's why these are called organic acids. ठीक है, अब हम बात करते हैं दैट इज अबाउट द इनऑर्गेनिक एसिड्स. तो बेटे इनऑर्गेनिक एसिड्स मीन्स दीज inorganic acids, because they are generally obtained from the minerals, तो they are also called the mineral acids. ओके बहुत सारे मिनरल एसिड्स हैं लाइक यहाँ पे HCl ले लो मैं. ठीक है, दिस इज कॉल्ड हाइड्रोक्लोरिक एसिड. ठीक है, H2SO4 हम ले लेते हैं, दिस इज कॉल्ड सल्फ्यूरिक एसिड. HNO3 ले लेते हैं. ठीक है, दिस इज कॉल्ड द नाइट्रिक एसिड एक्सेट्रा. सो these are the examples of the mineral acids or inorganic acids, and these are the some examples of the organic acids. Fine. Now next हम बात करते हैं बेटा that is about the classification of the acids on the basis of the strength. strength किसकी बेटा? that is of an acid. ठीक है, तो स्ट्रेंथ के बेसिस पे अगर मैं किसी एक एसिड को डिवाइड करना चाहेंगे तो वी कैन कैटेगराइज और क्लासीफाई दीज एसिड्स इनटू टू टाइप्स, दैट इज नोन एज स्ट्रॉन्ग एसिड्स एंड द वीक एसिड्स. Okay, so first of all, what is the meaning of the strength of an acid? Strength of an acid. ठीक है, स्ट्रेंथ ऑफ एन एसिड कैन बी डिफाइंड एज कि आपने बोला एसिड क्या है जो एच आयंस दे सके. तो अगर किसी की एच आयन देने की कैपेसिटी ज़्यादा है तो हम उसको क्या बोलेंगे कि उसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा है. ठीक है, तो व्हाट इज द स्ट्रेंथ ऑफ एन एसिड एंड इट कैन बी डिफाइंड एज बेटा द कैपेसिटी टू गिव एच आयंस. ठीक है, तो इसका मतलब कि जो एच आयंस ज़्यादा देगा उसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी. ठीक है, और दैट विल बी टर्म्ड एज अ स्ट्रॉन्ग एसिड. ओके, द एसिड्स, ठीक है, विच हैज़ मोर कैपेसिटी टू गिव एच आयंस. ठीक है, तो हम क्या कहेंगे उनकी स्ट्रेंथ, अगर यहाँ कैपेसिटी हाई है तो उनकी स्ट्रेंथ क्या होगी? हाई होगी. स्ट्रेंथ हाई होगी तो दोज एसिड्स कैन बी टर्म्ड एज द स्ट्रॉन्ग एसिड्स. ठीक है जी, जबकि इसका हम अगर ऑपोजिट करते हैं, ठीक है, तो दोज एसिड्स, ठीक है, विच हैव लो टेंडेंसी or you can say the less capacity to give H ion. तो of course बेटा उन एसिड्स की स्ट्रेंथ भी क्या होगी? लेस होगी, या आप कह सकते हैं वीक होगी. तो उन एसिड्स को हम क्या बोलेंगे? दे कैन बी टर्म्ड एज द वीक एसिड्स. ठीक है, सो ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेंथ हमने कितने पार्ट्स में डिवाइड किया, क्लासीफाई किया, दैट इज स्ट्रॉन्ग एसिड्स एंड द वीक एसिड्स. ठीक है, तो अब ये नोट करने वाली चीज़ है बेटे कि कौन से एसिड्स एच आयन ज़्यादा देंगे और कौन से एसिड्स जो है उनकी कम टेंडेंसी होगी या कम कैपेसिटी होगी एच आयंस देने की, और क्यों. ठीक है, तो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर बेटे एक HCl ले रही हूँ. ठीक है, और एक मैं एग्जांपल ले रही हूँ बेटा यहाँ पर एक एसिटिक एसिड की. ठीक है, तो दिस इज द हाइड्रोक्लोरिक एसिड. ओके, एंड दिस इज कॉल्ड द एसिटिक एसिड. ठीक है, और ये एक्चुअली जो हम एसिड्स की यहाँ पे जो ये एरो बनता है तो ये डबल हेडेड एरोज होते हैं, बिकॉज कि कंप्लीट जो है डिसोसिएशन नहीं होती, वो मैं अभी आपको क्लियर कर रही हूँ. तो यहाँ सिंगल की बजाय मैं क्या ले रही हूँ बेटा?
डबल हेडेड एरोज ले रहे हैं, ठीक है। और ये क्या बना रहे हैं, एचाइन प्लस Cl नेगेटिव, और ये जब डिसोसिएट होगा तो ये देगा एसीटेट आयन एंड एचाइन। फाइन। अब अगर हम देखें तो हम ये कहते हैं कि HCl की जो एचाइन देने की स्ट्रेंथ क्या है, यहाँ पर ज़्यादा है। इट हैज़ मोर कैपेसिटी टू गिव H आइंस, ठीक है। किसके कंपैरेटिवली, इन कंपैरिजन टू द एसिटिक एसिड। रीज़न क्या है, रीज़न ये है बेटा कि एचाइन कब हमें ज़्यादा मिलेंगे। सोचने वाली बात है कि कब हमें एचाइन ज़्यादा मिलेंगे, जब यहाँ पर ये क्लीवेज या इस मॉलिक्यूल की डिसोसिएशन क्या होगी, ज़्यादा होगी। मीन्स अगर मान लीजिए कि मैं HCl के 100 मॉलिक्यूल्स लेती हूँ, ठीक है, और हमने कहा कि ये सभी के सभी मॉलिक्यूल डिसोसिएट हो गए, ब्रेक हो गए, या आप कहें कि आयोनाइज हो गए, ठीक है। देखो कैसे, ये है हमारे पास HCl, और जैसे ही वाटर में डिज़ोल्व किया तो वाटर ना एक बहुत बढ़िया सा काम करता है कि इसके पास इतनी एनर्जी होती है कि ये इन दो बॉन्ड्स को, इस बॉन्ड को, हाइड्रोजन और राइट बॉन्ड के बीच में बॉन्ड को ब्रेक कर सकता है, ठीक है। तो दिस इज़ द रीज़न कि इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ज़्यादा होता है, ठीक है। तो वाटर के कारण यहाँ पर ये बॉन्ड क्या होता है बेटा, क्लीवेज होती है, डिसोसिएट होती है, ठीक है। और बिकॉज ऑफ दिस कि यहाँ ये बॉन्ड टूटा, तो इसीलिए ये एचाइन और क्लोराइड आयन देगा। तो जितने ज़्यादा यहाँ बॉन्ड टूटेंगे, ठीक है, जितने ज़्यादा बॉन्ड ब्रेक होंगे, यानी कि जितनी ज़्यादा डिसोसिएशन होगी या आयनेशन होगी, उतना ही ज़्यादा हमारे पास क्या होगा, एचाइंस ज़्यादा होंगे, ठीक है। और अगर ये बॉन्ड डिसोसिएट कम हो रहे हैं, आयनेशन कम हो रही है, तो ऑफकोर्स वहाँ एचाइंस भी कम होंगे, और वो एसिड क्या होगा, वीक एसिड होगा, ठीक है। तो इट मीन्स मैं कंक्लूड करूँ तो मैं सिर्फ इतना बोल सकती हूँ बेटा कि HCl हैज़ मोर टेंडेंसी टू आयोनाइज, ठीक है। और जबकि मैं एसिटिक एसिड की बात करें, हैज़ लेस टेंडेंसी टू आयोनाइज, ठीक है जी। चलिए, तो मैं इसको और कंक्लूड करूं तो व्हाट आर स्ट्रॉन्ग एसिड्स, ठीक है। तो दोज एसिड्स विच आयोनाइज कंप्लीटली, तो पूरी तरह से या हम कहें कि स्ट्रॉन्गली, ज़्यादा हमारे पास क्या हो जाएं, आयोनाइज हो जाएं, एज अ रिजल्ट gives more ations is called a strong acid, ठीक है जी। जबकि अगर हम बात करते हैं बेटा वीक एसिड्स की, तो हाउ वी कैन डिफाइन द वीक एसिड्स, मीन्स दोज एसिड्स, ठीक है, विच आयोनाइज। वहाँ पे हमने क्या बोला HCl के केस में कि इनकी आयोनाइज होने की टेंडेंसी ज़्यादा है, ठीक है। जबकि हमने यहाँ पे क्या कहा कि इन एसिड्स की आयोनाइज होने की टेंडेंसी क्या है, कम है। सो विच आयोनाइजेज आई कैन से वीकली, ठीक है। एज ए रिजल्ट gives less number of H ions, fine। तो such acids are called the weak acids,
ठीक है जी। चलिए अब हम एग्जाम्पल कर लेते हैं हमारे वीक एसिड्स की और स्ट्रॉन्ग एसिड्स की। तो एक चीज़ आपने याद रखना बेटा कि जो वीक एसिड्स हैं, ठीक है, ऑल ऑर्गेनिक एसिड्स आर मेनली weak acids. So name some weak acids, name some organic acids like citric acid, like lactic acid, tartaric acid, अभी हमने बात करी थी मैलिक एसिड, ठीक है, ऑक्सैलिक एसिड। ओके, ये सारे एसिड्स जो हैं, जो भी हमें ऑर्गेनिक सोर्स से मिलते हैं, ये सभी क्या होते हैं, दे आर दी वीक एसिड्स। तो आपके दिमाग में जो एग्जाम्पल आए ऑर्गेनिक एसिड का, तो दैट विल बी द एग्जाम्पल ऑफ द वीक एसिड, ठीक है। जबकि हम मिनरल एसिड्स की बात करते हैं बेटा, तो मिनरल एसिड्स जो होते हैं यानी कि इनऑर्गेनिक एसिड्स जो हैं, वो स्ट्रॉन्ग भी हो सकते हैं और वो वीक भी हो सकते हैं। तो यहाँ मैं स्ट्रॉन्ग एसिड्स की बात करें तो 3 हमारे मेन स्ट्रॉन्ग एसिड्स हैं बेटा। वन इज़ HCl, सेकेंड इज़ सल्फ्यूरिक एसिड एंड थर्ड इज़ नाइट्रिक एसिड, ठीक है ना। जबकि हम वीक एसिड्स की बात करें, वीक मिनरल एसिड्स की, तो 3 मैं वीक मिनरल एसिड्स की बात करूँ यहाँ पे। फर्स्ट इज़ H2CO3, ठीक है, जिसका नाम क्या है बेटा, कार्बोनिक एसिड। सेकेंड हम बात करेंगे H3BO3 की, जिसका नाम है बेटा बोरिक एसिड, ठीक है। और थर्ड हम बात करेंगे H3PO4 एंड इट्स नेम इज द फॉस्फोरिक एसिड। फाइन, तो दिस इज अबाउट द स्ट्रॉन्ग एसिड्स एंड वीक एसिड्स। याद रखिएगा, स्ट्रॉन्ग एसिड्स, ठीक है, विच आयोनाइजेस completely, as a result they have more tendency to give the H ions, ठीक है, hence they are strong acids। लेकिन weak acids क्या हैं, which ionizes weakly, so they have less tendency to give the H ions and hence they are called weak acids। fine, नेक्स्ट हमारे पास एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक आ जाता है बेटा, दैट इज द क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड्स ऑन द बेसिस ऑफ डाइल्यूशन, ठीक है। एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डाइल्यूशन, मीन्स द एडिशन ऑफ वाटर, ठीक है। तो जितना आप पानी ऐड करते चले जाएंगे, वो सब्सटेंस, वो सॉल्यूशन, वो उतना ही ज़्यादा क्या हो जाएगा बेटा, डाइल्यूट हो जाएगा। तो ऑन द बेसिस ऑफ, आप कह सकते हो इधर ऑन द बेसिस ऑफ एसिड और वाटर, हम 2 तरह के एसिड्स की बात कर सकते हैं यहाँ। फर्स्ट दैट इज नोन एज बेटा डाइल्यूट एसिड्स, ठीक है, एंड सेकेंड इज नोन एज द स्ट्रॉन्ग एसिड्स, ठीक है। तो डाइल्यूट एसिड्स कौन से हैं, दोज एसिड्स, या आई मस्ट से दोज सॉल्यूशंस, ठीक है, दोज सॉल्यूशंस इन विच लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर इज प्रेजेंट, जहाँ पानी का अमाउंट, वाटर का अमाउंट ज़्यादा हो, या फिर आप इसका रिवर्स कह दें कि और द क्वांटिटी ऑफ एसिड इज लेस। तो आप एक सॉल्यूशन बनाइए, अगर उस सॉल्यूशन में एसिड कम है और वाटर ज़्यादा है, ठीक है, तो आप उस एसिड को क्या बोलेंगे बेटा, डाइल्यूट एसिड। एंड इट कैन ऑल्सो बी टर्म्ड एज वेरी डाइल्यूट एसिड अगर हम वाटर की क्वांटिटी और ज़्यादा क्या कर देंगे, इंक्रीज कर देंगे, ठीक है। जबकि अगर हम यहाँ पे स्ट्रॉन्ग एसिड्स की बात करते हैं, मीन्स दोज सॉल्यूशंस इन विच, हाँ जी, द स्मॉल amount of water is present, ठीक है। या फिर अगर वाटर का अमाउंट कम है तो डेफिनेटली वहाँ अमाउंट
या क्वांटिटी ऑफ एसिड क्या होगा, दैट इज लार्ज। ठीक है, तो दिस इज हाउ वी कैन एक्सप्रेस द डाइल्यूट एसिड्स एंड द स्ट्रॉन्ग एसिड। अब एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो आपने इसमें याद रखना है बेटा, क्या कि आप कोई भी एसिड्स ले लीजिए, ऑल एसिड्स, एनी ऑफ द एसिड, आप कोई भी एसिड लीजिए, ठीक है, ऑल एसिड्स आर corrosive in nature. This is the one of the property of the acid beta. Corrosive means which causes damage, which causes डैमेज। फॉर एग्जाम्पल कि वो डैमेज अगर हम सपोज हमारी मेटल को कॉज कर रहा है, कोई मेटल हमारी इसके कारण डैमेज हो रही है, तो दैट प्रोसेस कैन बी टर्म्ड एज क्रूजन। या फिर मैं ये कहूँ कि वो डैमेज अगर मान लीजिए कि हमारे किसी एक लिविंग प्लांट पे या एनिमल पे, या हम कहें कि हमारे ऊपर कहीं किसी हाथ पे या पैर पे कहीं गलती से गिर जाए, ठीक है, तो वो क्या करेगा, अगर लिविंग बीइंग के केस में कहें तो इट डैमेजेस द इधर टिश्यू और सेल। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं बेटा क्रोजिवनेस। ठीक है, और बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो है वो ये है बेटे कि डाइल्यूट एसिड्स, ठीक है, अगर हम बात करते हैं, ठीक है, तो उस केस में बिकॉज अमाउंट ऑफ एसिड क्या है, इज लेस, तो ऑफ कोर्स यहाँ पे जो क्रोजिवनेस होगी, ठीक है, जहाँ हार्म होगा या फिर कहें कि जो डैमेज होगा, दैट विल बी लेस। बट इन केस ऑफ द कंसनट्रेटेड एसिड्स, ओके, क्योंकि उस केस में अमाउंट ऑफ जो एसिड है वो क्या होगा बेटा, इज मोर, और जितना ज़्यादा कंसनट्रेटेड होगा मीन्स उतना ज़्यादा अमाउंट ज़्यादा होगा, इट मीन्स वहाँ क्रोजिवनेस कहिए, और यू कैन से द डैमेज विल बी मोर। इट हार्डली मैटर कि वो जो है आपका वीक है कि वो जो है आपका स्ट्रॉन्ग एसिड है। सपोज अगर आप सल्फ्यूरिक एसिड लेते हो तो अगर वो डाइल्यूट होगा तो कम हार्म करेगा, लेकिन अगर वही कंसनट्रेटेड फॉर्म में होगा तो वही हमारा क्या करेगा, ज़्यादा हार्म करेगा, ज़्यादा डैमेज करेगा। बस लेकिन ये याद रखिएगा कि डाइल्यूट को आप ये नहीं कहेंगे कि वो वीक एसिड है। ठीक है, जैसे सपोज आप HCl लेते हो तो गैस्ट्रिक जूस में भी हमें HCl मिलता है, और नॉर्मल रूटीन में भी हम टॉयलेट क्लीनर्स वगैरह अगर यूज़ करें तो समटाइम्स वहाँ भी हम HCl वगैरह यूज़ करते हैं। ओके, तो जो हमारे गैस्ट्रिक जूस में रिलीज होता है वो डाइल्यूट होता है, इसीलिए हमारी स्टमक वॉल्स जो इतनी सॉफ्ट होने के बावजूद, डेलिकेट होने के बावजूद वो डैमेज नहीं होते। ठीक है ना, लेकिन अगर वही कंसनट्रेटेड फॉर्म में HCl होगा तो दैट डेफिनेटली cause the damage to our tissues. Fine. So this is all about the acids. तो हमने क्या क्या किया, definition of the acid according to Arrhenius and Bronsted. Second हमने की classification, that is either on the basis of source कि organic है या inorganic है, and second on the basis of strength कि वो strong है या base है, थर्ड ऑन द बेसिस ऑफ डाइल्यूशन कि वो जो एसिड है वो हमारा डाइल्यूट फॉर्म में है या कंसनट्रेटेड फॉर्म में है। फाइन, नाउ नेक्स्ट हमारे पास क्या आ जाता है बेटा, दैट इज द बेसिस। ठीक है, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द बेसिस अकॉर्डिंग टू अर्हीनियस कंसेप्ट, अकॉर्डिंग टू अर्हीनियस कंसेप्ट, एक मिनट स्पेलिंग गलत हो गए, ठीक है, अकॉर्डिंग टू Arrhenius concept. So what is a base which has the substance which has tendency or capability to give OH ions। ठीक है, जो हमने अभी पहले ही कर लिया था, और हमने बोला कि बहुत सारे एसिड्स हैं, लाइक हमारे पास सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, व्हाट इज इट्स नेम, सोडियम हाइड्रोक्साइड, लाइक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, लाइक
बेरियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है ना, लाइक कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, लाइक मैग्नीशियम hydroxide. So all these are the examples of the bases, because on dissolution in water they all give OH ions, ठीक है, in water. फाइन नो, अब अगर मैं एज बेसिस को भी क्लासीफाई करने की हम कोशिश करें तो व्हाट इज़ अ क्लासिफिकेशन ऑफ द बेसिस, तो बेटा बेसिस को भी आप क्लासीफाई कर सकते हो किस बेसिस पे, जनरली ऑन द बेसिस ऑफ, एक ही मेथड से करते हैं, दैट इज जनरली ऑन द बेसिस ऑफ इट्स स्ट्रेंथ, ठीक है। अब यहाँ पे स्ट्रेंथ जब आपने एसिड के केस में लिया तो हमने कहा स्ट्रेंथ इज द कैपेबिलिटी टू गिव एच आयंस, बिकॉज दैट वाज द स्ट्रेंथ ऑफ द एसिड. But here I am talking about the strength of the base. It means its capacity or the tendency, ठीक है, to give what, हाँ जी, OH ions. तो जो जितने ज़्यादा OH ions देगा उतनी ज़्यादा क्या होगा, स्ट्रॉन्ग बेस होगा, और जो OH ions कम देगा दैट विल बी कॉल्ड द वीक एसिड. तो हम पे ऑन द बेसिस स्ट्रेंथ वी कैन डिवाइड अगेन द बेसिस इनटू टू टाइप्स, दैट इज अ स्ट्रॉन्ग बेसिस एंड द वीक बेसिस. तो इन द सिमिलर वे, ठीक है, दोज bases which ionizes completely, ठीक है, which ionizes completely, or you can say gives more number of OH ions are called the strong bases, ठीक है. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं यहाँ एग्जाम्पल की बात करूँ तो हमें मालूम है कि दो बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल हैं, दैट इज सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड. फाइन, ठीक है. जबकि व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द वीक एसिड्स, इट मीन्स those, sorry, bases, not acids, those bases which ionizes weakly, ठीक है, or you can say gives less number of OH ion on dissociation, or you can say ionization, are called weak bases, ठीक है. फॉर एग्जाम्पल, हमने अभी यहाँ पे एग्जाम्पल की लाइक दैट इज बेरियम तो स्ट्रॉन्ग है बेटा. लाइक फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ ले लेते हैं, दैट इज बेटे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, या हम ले लेते हैं बेटा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड. यह एक बहुत ही अच्छी एग्जाम्पल है जो आप आगे यूज़ करोगे, दैट इज द अमोनियम हाइड्रोक्साइड, NH4OH, अमोनियम हाइड्रोक्साइड. फाइन. और इन्हीं बेसिस को हम और कैसे डिफाइन क्लासीफाई कर सकते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ बेटे डाइल्यूशन. तो डाइल्यूशन के बेसिस पे हम क्या कह सकते हैं कि जी वो डाइल्यूट बेसिस हैं, ठीक है, या कंसंट्रेटेड बेस है, ठीक है. डाइल्यूट बेस का मतलब क्या हो गया, मीन्स लेस अमाउंट ऑफ बेस इन द सॉल्यूशन, ठीक है. जबकि कंसंट्रेटेड बेस मीन्स द मोर अमाउंट ऑफ base in the solution. Fine. So this is all about the basic understanding of the
एसिड्स एंड बेसिस। तो हमने अभी तक किया है बेटा, दैट इज द डेफिनेशन ऑफ द एसिड एंड बेसिस एंड इट्स क्लासिफिकेशन। फाइन। नाउ नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं कि कोई एक सब्सटेंस है, जनरली अगर हम एसिड बेसिस लें तो सभी एसिड बेसिस हमें कलरलेस नज़र आते हैं, उनका कोई एक पर्टिकुलर कलर नहीं होता कि आप कलर देखकर या किसी एक तरीके से, जब तक आप टेस्ट ना करो या केमिकली आप आइडेंटिफाई ना करो, आप बता नहीं सकते कि वो एसिड है कि बेस है। ठीक है, तो हम जस्ट उसको चेक करने के लिए कि वो एसिड है या बेस है, हम क्या करते हैं, कुछ सब्सटेंसेस यूज़ करते हैं। ठीक है, तो दो सब्सटेंसेस विच इंडिकेट्स द कि वो वेदर दैट सब्सटेंस इज एसिड और बेसिस। ठीक है, कैसे, बाय चेंज इन इट्स कलर। ठीक है, मीन्स आपने क्या किया, आपने कभी वो एग्जाम्पल देखी होगा, ऐड देखी होगी बेटा, जैसे हमारे पास बहुत सारे सोप्स की ऐड आती है और उन सोप्स पे वो क्या लगाते हैं, एक पीएच स्ट्रिप लगाते हैं और पीएच स्ट्रिप का जो कलर है वो चेंज हो जाता है। तो वो पीएच स्ट्रिप बताती है कि जब कलर चेंज होता है तो कि वो सोप जो है वो एसिडिक है, वो बेसिक है, कि वो न्यूट्रल है। ठीक है, तो दैट pH strip also can be termed as the indicator. Okay, so what are the indicators? The those substances which bring change in color. ठीक है, उनमें कलर का चेंज आ जाएगा जब आप उसमें या तो एसिड ऐड करेंगे या फिर आप बेस ऐड करेंगे। फाइन। एंड दीज इंडिकेटर्स आर ऑफ थ्री टाइप्स बेटा। फर्स्ट, the category is the natural indicators. Second category is the artificial, means the man-made, or the you can say the synthetic indicators. And third is the olfactory indicators. Olfactory word आया है, that is from the olfactory glands. ठीक है, जिसका मतलब क्या होता है, that is smell. Fine. नेचुरल इंडिकेटर्स कौन से, मीन्स दोज इंडिकेटर्स जो हमें नेचर से ऑब्टेन करते हैं। ठीक है, हमने सिंथेसाइज नहीं किए, दे ऑब्टेन फ्रॉम नेचर। लाइक जैसे हमारी टर्मेरिक हो गई यानी हल्दी हो गई, जैसे हमारा लिटमस, बहुत सुना होगा आपने लिटमस के लिए। ठीक है, एंड दिस लिटमस इज ऑब्टेन फ्रॉम द लाइचन्स। ठीक है, दैट इज, लाइचन्स क्या होते हैं, एक एल्गी और फंजाई का एक कॉम्बिनेशन होता है। ठीक है, आप उससे हम इस लिटमस को ऑब्टेन करते हैं। ओके, एंड द आर्टिफिशियल इंडिकेटर्स क्या हो गए, मीन्स दोज सिंथेसाइज इन अर लैब्स, या हम कहीं फैक्ट्रीज में हम इसको सिंथेसाइज करते हैं, लाइक फिनोफ्थलीन, मिथाइल ऑरेंज, मिथाइल रेड। ठीक है, थायमोल, ब्लू थायमोल, बहुत सारे इंडिकेटर्स हैं जो हम आर्टिफिशियली क्या कर सकते हैं बेटा, सिंथेसाइज कर सकते हैं। थर्ड हमारे पास आते हैं बेटे वो इंडिकेटर्स विच ब्रिंग चेंज इन स्मेल। देखो अभी मैंने यहाँ कहा था कि जहाँ पर कलर में चेंज आए तो उनको इंडिकेटर्स बोलते हैं। वो दो तरह के होते हैं एक्चुअली में, नेचुरल एंड आर्टिफिशियल। लेकिन एक और कैटेगरी होती है इंडिकेटर्स की जहाँ पे वो स्मेल में चेंज आता है एंड विद द हेल्प ऑफ चेंज इन स्मेल वो हमें इंडिकेट करते हैं कि वेदर दैट सब्सटेंस इज acidic or basic in nature or neutral in nature. Fine. So now let's discuss about the natural indicators. ठीक है, तो नेचुरल इंडिकेटर्स में सबसे पहले वी विल टॉक अबाउट द लिटमस सॉल्यूशन। ठीक है, तो एक्चुअली में जो लिटमस सॉल्यूशन होता है, हमने अभी बोला कि वो लाइचन्स से ऑब्टेन होता है। ठीक है, और इसका जो ओरिजिनल कलर होता है बेटा दैट इज़ पर्पल। ठीक है, लेकिन हम इसको लैब में दो तरह से सिंथेसाइज करके यूज़ करते हैं, दैट इज़ एक ब्लू लिटमस और एक रेड लिटमस। दो तरह के लिटमस हैं। ठीक है, एक रेड और एक ब्लू। ठीक है, और हमें कैसे पता चलता है, हाउ द इंडिकेट द एसिड एंड बेसिस। हाँ, जो हमारे एसिड्स हैं दे टर्न द ब्लू लिटमस रेड, यानी कि आपका जो ब्लू लिटमस, अगर ऐसा लिटमस अगर आप लिया होगा और इसमें आप इस लिटमस में आप किसी एसिड को डाल दोगे तो वो इस कलर का हो जाएगा। ठीक है, जबकि बेस की बात करें तो वो इस रेड कलर के लिटमस को किस में चेंज कर देगा, ब्लू में चेंज कर देगा। ठीक है, तो जहाँ पे रेड लिटमस ब्लू में या ब्लू लिटमस रेड में हो
तो दैट इंडिकेट्स द प्रेजेंस ऑफ द एसिड और बेसिस। ठीक है, याद रखना, एसिड टर्न्स ब्लू लिटमस रेड वाइल ब्लू टर्न्स रेड लिटमस ब्लू। तो एक सिंपल सा यहाँ बन सकता है कि BRB, ठीक है ना, ब्लू और बेस विच टर्न्स रेड टू ब्लू। फाइन। नाउ नेक्स्ट हमारे पास नेचुरल इंडिकेटर में आ जाता है बेटा, दैट इज टर्मरिक। टर्मरिक यानी कि हमारी हल्दी। आपने कभी नोट किया होगा कि समटाइम्स हमारे इंडियन कल्चर में क्या है कि जितनी भी वेजिटेबल्स हम बनाते हैं, ठीक है, और स्पेशली करी अगर हम बनाते हैं, ठीक है, तो उन सब में वी यूज़ द टर्मरिक। और अगर यहाँ किसी भी वेजिटेबल का या करी का कोई कपड़ों के ऊपर, किसी क्लोथ के ऊपर क्या आ जाता है बेटा, स्टेन आ जाता है, ठीक है, तो आप नोट करते होंगे कि उस क्लोथ के ऊपर अगर आपने सोप जो है वो रब कर दिया, ठीक है, तो वो जो स्टेन है दैट बिकम्स रेड, ठीक है, रेड या रेडिश ब्राउन फ्रॉम फ्रॉम येलो, ठीक है, फ्रॉम येलो। ओके, तो ये इंडिकेट करता है टर्मेरिक दैट इज अ प्रेजेंस ऑफ द बेसिक कैरेक्टर। इट मीन्स कि अगर सोप को रब करने से, ठीक है, वो येलो कलर रेड में चेंज हो रहा है, इट मीन्स कि हमारी जो सोप है दैट इज बेसिक इन नेचर, दैट इज बेसिक इन नेचर। ठीक है, और बहुत ऑब्वियस है कि आप कोई भी सोप लेते हैं तो सोप बनाने के लिए जनरली हम NaOH का यूज़ करते हैं। दैट्स वाई जो हमारी सोप्स हैं, डिटर्जेंट्स हैं, ठीक है, दे ऑल आर बेसिक इन नेचर। ओके, जबकि अगर हम टर्मेरिक का एसिड के साथ इफेक्ट देखें तो देयर इज़ नो चेंज इन कलर। फाइन। नेक्स्ट हमारे पास क्या आ जाता है बेटा, दैट इज आर्टिफिशियल इंडिकेटर्स। यहाँ आई विल डिस्कस ओनली 2 टाइप ऑफ द आर्टिफिशियल इंडिकेटर्स। ठीक है, फर्स्ट इज द मिथाइल ऑरेंज एंड सेकेंड आई विल डिस्कस अबाउट द फिनोल्फ्थलीन। ठीक है, अब मिथाइल ऑरेंज की बात करें तो इसका ओरिजिनल कलर, जैसे मैंने पेन का कलर दिया हुआ है, दैट इज द ओरिजिनल कलर इज ऑरेंज। ठीक है, और आप उस मिथाइल ऑरेंज में जैसे ही हम एक एसिड डालते हैं या एसिड में मिथाइल ऑरेंज इंडिकेटर डालते हैं एक्चुअली, तो वो ऑरेंज किस में चेंज हो जाएगा, दैट इज इन द रेड। तो अगर ऑरेंज कलर ऑफ द मिथाइल ऑरेंज किस में चेंज हो रहा है, दैट इज रेड में, तो दैट इंडिकेट्स द एसिडिक नेचर ऑफ दैट सोल्यूशन। while if that solution changes the yellow color on adding the methyl orange, ठीक है, तो मिथाइल ऑरेंज का कलर ऑरेंज से येलो हो गया, ठीक है, तो दैट विल बी द बेस। ओके, इन द सेम फिनोल्फ्थलीन की बात करते हैं तो बेटा जैसे आपको ये सॉल्यूशन दिख रहा है, बिल्कुल जैसे एक वाटर होता है, बिल्कुल वैसे ही जो फिनोल्फ्थलीन होता है उस इंडिकेटर का अपना ओरिजिनल कलर जो होता है दैट इज़ कलरलेस, जस्ट लाइक जैसे आपको लगेगा कि वो वाटर है। ठीक है, और हम किसी एक एसिड में अगर हम फिनोल्फ्थलीन डालते हैं, ठीक है, देन देयर विल बी नो चेंज इन कलर। ओके, लेकिन जैसे ही आप किसी एक बेस के अंदर हम क्या डालते हैं, फिनोल्फ्थलीन डालेंगे, तो दैट टर्न्स पिंक इन कलर। तो जैसे ही अगर वो पिंक हुआ, जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बेस होगा उतना ही जो पिंक कलर है वो डार्क हो जाएगा। ठीक है, एंड द फॉर्मेशन ऑफ द पिंक कलर इंडिकेट्स that our solution is basic in nature, while no change in color of that phenolphthalein, that shows कि that substance either is neutral or acidic in nature, क्योंकि वो न्यूट्रल होगा तो भी कलर चेंज नहीं करेगा और एसिडिक होगा तो भी कलर चेंज नहीं करेगा। फाइन। नाउ नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है कैटेगरी बेटा, दैट इज द ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। ऑल्फैक्टरी एज आई अर्लियर टोल्ड यू कि ऑल्फैक्टरी, ठीक है, मीन्स स्मेल, मीन्स दोज इंडिकेटर्स जो हमें स्मेल से बताते हैं अबाउट द एसिडिक और द बेसिक नेचर ऑफ द सॉल्यूशन। ठीक है, सबसे पहले हम यहाँ पे ले रहे हैं दैट इज बेटा वेनिला। ठीक है, आप क्या कीजिए, एसिड लीजिए, ठीक है, और आपने वेनिला एसेंस देखा होगा,
उसको बहुत अच्छे से स्मेल कीजिए, तो एसिड में उस वैनिला एसेंस को डाल दीजिए। तो अगर वो स्मेल जो है वो चेंज होगी ही नहीं, क्योंकि एसिड कभी भी उस कैरेक्टरिस्टिक स्मेल को चेंज नहीं करता, ठीक है। जबकि जैसे ही अगर वो वैनिला एसेंस का जो फ्लेवर है, जो स्मेल है, ठीक है, वो ख़त्म हो गई, यानी कि कोई कैरेक्टरिस्टिक स्मेल ही नहीं रही, वो जो स्मेल है वो डिसअपियर हो गई, ठीक है, या बिल्कुल स्मेल में चेंज आ गया, तो दैट विल इंडिकेट कि वो जो हमारा सॉल्यूशन है दैट इज़ बेसिक इन नेचर। ओके, इन द सेम वे हमारे पास सेकंड क्या है बेटा जी, अनियन। अनियन कैसे यूज़ करते हैं? एक्चुअली हम अनियन को फाइन चॉप करके एक क्लॉथ पीस के अंदर ओवरनाइट रख देते हैं, ठीक है, इन द रेफ्रिजरेटर। और फिर वो जो क्लॉथ है, ठीक है, आप उसको 3-4 पीसेस में आप चाहें तो कट कर सकते हैं। तो हर क्लॉथ के बीच, पीस के बीच में अनियन की स्मेल आ रही होगी, बिकॉज आपने उसको ओवरनाइट जो है अनियन उसके अंदर रखा है, ठीक है। नाउ पोर द एसिड, ठीक है, ऑन वन पीस ऑफ द क्लॉथ। तो वहाँ पर उस जो है क्लॉथ पीस की जो स्मेल है दैट विल रिमेन सेम, यानी कि अनियन की वैसी ही स्मेल आ रही होगी जैसे वो ओरिजिनली आ रही थी। तो हम कहेंगे कि वो सब्सटेंस एसिडिक है। लेकिन अगर किसी एक सब्सटेंस या सॉल्यूशन का उस क्लॉथ पीस पे डालते ही स्मेल चेंज हो जाए, या वो अनियन की जो एक पेक्यूलर स्मेल होती है वो ख़त्म हो जाए, ठीक है, तो हम कहेंगे कि वो सब्सटेंस क्या है, बेसिक। इन द सेम वे क्लोव ऑयल, ठीक है, लौंग का तेल, उसकी भी एक बड़ी अपनी कैरेक्टरिस्टिक स्मेल होती है, ठीक है। एंड इफ वी पोर, ठीक है, क्लोव ऑयल इन द एसिड, then there will be no change in smell, while if we pour a few drops of the clove oil in the base, so of course the smell will change, or there will be no characteristic smell. So that will indicate either that substance is basic in nature. फाइन। अब इनके अलावा हमारे पास बेटा एक यूनिवर्सल इंडिकेटर भी होता है, ठीक है। यूनिवर्सल इंडिकेटर क्या होता है कि हमने एक बड़ी सी, इस तरह से आपने देखा होगा, पीएच स्ट्रिप्स बोलते हैं हम उनको, ठीक है। तो इस तरह से हम एक फिल्टर पेपर की स्ट्रिप ले लेते हैं और उसके ऊपर हम डिफरेंट जो हैं वो इंडिकेटर्स, जैसे फिनोल्फ्थालीन, जैसे हमने अभी मिथाइल ऑरेंज, ठीक है, उन सब की हम क्या कर देते हैं, डिपोजिशन कर देते हैं। तो हमारे पास एक सिंपल फिल्टर पे स्ट्रिप बन जाती है। और इस स्ट्रिप, ठीक है, जिसको हमने सोक किया है विद अ डिफरेंट नंबर ऑफ द इंडिकेटर्स, ओके, तो उसको हमने एक स्ट्रिप के फॉर्म में यूज़ किया। अब ये सिर्फ हमें ये इंडिकेट नहीं करती कि वो सब्सटेंस एसिडिक है, बेसिक है या न्यूट्रल है, वो हमें ऑलमोस्ट एक रफ आइडिया भी देती है कि उसका पीएच कितना है, ठीक है। तो पीएच के ऊपर मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगी, ओके। तो फिलहाल यही आपने इतना याद रखना है कि अगर पीएच 7 है तो वो जो सब्सटेंस है दैट विल बी न्यूट्रल। लेकिन अगर पीएच कम होती जाएगी तो हमारा एसिडिक कैरेक्टर इंक्रीज होता जाएगा, और पीएच अगर इंक्रीज होती गई, ठीक है, तो हमारा एसिडिक कैरेक्टर, बेसिक कैरेक्टर इंक्रीज होता जाएगा। तो पीएच डिक्रीज हो रही है, एसिडिटी बढ़ रही है, पीएच इंक्रीज हो रही है, तो बेसिसिटी, ठीक है, उसका बेसिक कैरेक्टर जो है वो क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। फाइन। तो हमें ये पीएच स्ट्रिप जो है या ये यूनिवर्सल इंडिकेटर जो है वो सभी के बारे में बता रहा है, मीन्स अबाउट ऑल द सॉल्यूशंस, कि रफ आइडिया कि वो पीएच अगर सॉल्यूशन एसिड है कितना स्ट्रॉन्ग है, कितना वीक है, न्यूट्रल है, या वो कितना वीक बेस है या कितना स्ट्रॉन्ग बेस है, वो सभी के बारे में बता रहा है, ठीक है। तो इसीलिए आप उस पीएच पेपर को या उस स्ट्रिप को हम क्या बोलते हैं बेटा, यूनिवर्सल इंडिकेटर। फाइन। सो दिस इज ऑल अबाउट द इंडिकेटर्स। तो थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। इंडिकेटर क्या है, द सब्सटेंस विच इंडिकेट्स द प्रेजेंस ऑफ द एसिडिक और बेसिक कंपोनेंट बाय चेंज इन कलर। दो तरह के, नेचुरल एंड आर्टिफिशियल। नेचुरल लिटमस एंड टर्मेरिक, जबकि आर्टिफिशियल हमने बात की दैट इज फिनोल्फ्थालीन एंड द मिथाइल ऑरेंज।
ठीक है। इसके अलावा हमारे ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स भी होते हैं जो हमें एसिड को बेसिक कंपोनेंट को इंडिकेट करते हैं विद द हेल्प ऑफ स्मेल। तो वो हमने बोला अभी 3 तरह के, वेनिला, अनियन एंड द क्लोव ऑयल, ठीक है। और इन तीनों में एक ही सिमिलैरिटी है कि एसिड स्मेल चेंज नहीं करते, जबकि बेसिक में जो कैरेक्टरिस्टिक स्मेल है वो ख़त्म हो जाती है, डिसअपियर हो जाती है या ऑडोर नहीं रहती। फाइन। इस वीडियो में बेटा इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में वी विल डू द क्वेश्चंस ऑन दिस टॉपिक। फाइन।